वेलकम टू आईबी इंस्टीट्यूट ईटानगर। आज हम लोग सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए ऑप्शनल पेपर के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले चर्चा तो ये होनी है कि एग्जैक्टली व्हाट इज क्राइटेरिया टू ऑप्ट एन ऑप्शनल पेपर इन सिविल सर्विस एग्जाम्स। सिविल सर्विस एग्जाम में जो ऑप्शनल पेपर होते हैं वो 500 मार्क्स के होते हैं। चाहे आप अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस एग्जाम की बात करें या यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की बात करें, यहाँ पर ऑप्शनल पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एंड देयर आर ऑलवेज डायलमा अमंग स्टूडेंट्स कि कौन से ऑप्शनल हमें ऑप्ट करना चाहिए। तो आइए आज हम लोग सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ऑप्शनल चुनने के लिए क्या क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए। व्हाट शुड बी एग्जैक्ट क्राइटेरिया टू फॉलो इन चूजिंग एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो सबसे पहले बात यहां हम लोग ये करेंगे कि सबसे पहले हम यहां बात करेंगे कि यूपीएससी एंड अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको एक ऑप्शनल पेपर, वन ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट 500 मार्क्स का होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में पेपर वन एंड पेपर टू, ये दो पेपर यहां होते हैं जिसमें 250 मार्क्स एंड 250 मार्क्स के इस पेपर होते हैं। यहां पर हम लोग कॉमन बात कर रहे हैं वेदर इट इज इन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स और अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन। बोथ एग्जामिनेशंस हैव सेम क्राइटेरिया, सेम प्रोसेस कि ऑप्शनल सब्जेक्ट 250 मार्क्स का होता है। तो सबसे बड़ी बात कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट 500 मार्क्स, और अभी देखा गया है कि दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि जनरल स्टडीज का पेपर इंक्लूडिंग एसे मेंस एग्जामिनेशन में 1250 मार्क्स का होता है। दिस इज लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरी स्टूडेंट्स, नथिंग टू चूज अबाउट। बट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में डिसीजन लेना होता है स्टूडेंट्स को, और इस डिसीजन पर बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। मैनी थिंग्स डिपेंड, और यू कैन से सक्सेस ऑफ द स्टूडेंट्स डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शनल सब्जेक्ट एज वेल। अल्टीमेटली 500 मार्क्स का मामला होता है। एक दूसरी बात, इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऑनर्स लेवल से ऊंचा और मास्टर्स लेवल से नीचे होता है, इन बिटवीन कंडीशन होता है। तो यहां पर आपको ये देखना है कि एग्जैक्टली क्या क्राइटेरिया हम फॉलो करें कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को ऑप्ट करें। सो फर्स्ट क्राइटेरिया जो ऑप्शनल सब्जेक्ट को ऑप्ट करने का होता है या होना चाहिए, वो होता है बेसिकली कन्वर्जेंस ऑफ जीएस पेपर। यानी जनरल स्टडीज के पेपर में कितना इसका रोल होता है, कन्वर्जेंस कितना करता है। दूसरा कि बेसिक ऑफ जीएस पेपर, यानी जनरल स्टडीज के पेपर में कितना इसका रोल होता है, कन्वर्जेंस कितना करता है। दूसरा कि बेसिक स्टडी मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है।
अवेलेबिलिटी ऑफ द बेसिक स्टडी मटेरियल, पार्टिकुलरली एनसीईआरटी लेवल से सोचने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है यूपीएससी एंड सिविल सर्विस अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो यहाँ दो क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरी क्राइटेरिया है कि बहुत ही डे टू डे एग्जाम्पल्स उस सब्जेक्ट से मिले, ये भी एक क्राइटेरिया है। चौथी बात आप देखते हैं कि मार्क्स का क्या स्टेटस है, क्या उस सब्जेक्ट में मार्क्स आते हैं। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा पेपर, ऐसा ऑप्शनल पेपर जो जीएस में सबसे ज्यादा हेल्प करता हो, हेल्पफुल हो, और दूसरी बात बेसिक स्टडी मटेरियल लाइक एनसीईआरटी की पुस्तकें उपलब्ध हो, और तीसरी कि आप कुछ भी कर रहे हो तो डे टू डे लाइफ में उससे मिली जुली आपको इतने एग्जाम्पल्स मिलते हो कि योर सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली रीइंफोर्स। एंड फोर्थ इज मार्क्स। मार्क्स तो एक अलग मैटर है। मार्क्स ऑलमोस्ट जो भी कमीशंस ने जो भी सब्जेक्ट तय किए हैं उसकी क्राइटेरिया में वर्क किया जाए तो मार्क्स आते हैं। दूसरी बात, स्टूडेंट्स में ये भी एक क्वेश्चन होता है कि वेदर इट सिलेबस इज वास्ट और कॉमन, वास्ट और व्हाट लेस। तो याद रखिएगा दिस इज द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कमीशन कभी भी नहीं चाहती है कि किसी भी एक सब्जेक्ट को बहुत वेटेज दे दिया जाए और दूसरे को कम दे दिया जाए, इसलिए सिलेबस ऑलमोस्ट सब होता है। ये अलग बात है कि कुछ सिलेबस डिकोडेड होते हैं एंड कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो डिकोडेड नहीं होते हैं, डिकोड करना पड़ता है। तो अगर आप देखेंगे तो अमूमन 5% का भी डिफरेंस नहीं होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं, इन सारे क्राइटेरिया को देखें तो हमें सबसे बेहतरीन ऑप्शनल आज के डेट में पीएसआईआर लगता है, क्योंकि इसका एम्पिरिकल प्रूफ है। हर पेपर, जनरल स्टडीज के पेपर, ऐसे इंटरव्यू, एवरीवेयर देयर इज द हाईएस्ट कन्वर्जेंस इन द जनरल स्टडीज ऑफ ऑप्शनल पेपर पीएसआईआर। तो आइए यहां हम देखते हैं, सबसे बड़ी बात है पीएसआईआर ऑप्शनल। जो क्राइटेरिया हमने बताया उस क्राइटेरिया पर हमें देखने की कोशिश करना है। यानी याद रखिएगा, स्टूडेंट का ये मानना है, स्टूडेंट का ये पॉपुलर मानना है कि पीएसआईआर इज रेलिवेंट टू एवरीथिंग आई स्टडी। जो भी हम पढ़ते हैं उसमें कहीं ना कहीं पीएसआईआर का एक एंगल होता है। पीएसआईआर मींस पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ये एक सब्जेक्ट है जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एज वेल एज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी बोथ प्लेसेस गो हैंड इन हैंड। यानी सिलेबस की एक भी पॉइंट में दोनों जगह डिफरेंस नहीं किया गया है। यानी जो सिलेबस के पॉइंट्स, जितने टॉपिक्स, जितने एरिया यूपीएससी के सिलेबस में दिए गए हैं, सिमिलरली बिल्कुल 1 to 1, बिल्कुल हर पॉइंट को कवर करते हुए अरुणाचल प्रदेश पीसीएस में भी दिया गया है। तो आइए सबसे पहली बात तो हम लोग ये कर लेते हैं, कुछ बेसिक बात। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? स्टूडेंट्स फील पीएसआईआर इज रेलेवेंट टू एवरीथिंग आई स्टडी। स्टूडेंट का ये अपना कॉमन फीलिंग है। बेसिकली आप अगर कुछ भी नहीं करते हैं, जो भी आप पढ़ाई करते हैं, न्यूज पढ़ते हैं डेली और डिस्कशन करते हैं, और कोई भी चीज आपके पास लॉजिक हो, कॉन्सेप्ट आप रखते हैं, एक समझ रखते हैं, वेल एजुकेटेड पर्सन है, सो डेफिनेटली पीएसआईआर आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने जा रहा है। देखिए, दूसरी बात हमने कहा कि पीएसआईआर यूजफुल सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि ये रेलिवेंस है, काफी कन्वर्जेंस है इसका जनरल स्टडीज में। तो हमने पहली बात तो ये कहा कि सबसे पहला क्राइटेरिया है कि जनरल स्टडीज में
कितना ये हेल्पफुल है। तो आप देख लीजिए, इसका आपके पास इंपिरिकल प्रूफ है, ये बीएसआईआर ओवरलैप्स करता है। याद रखिएगा, GS2, GS3, GS4, एसे एंड इंटरव्यू। ठीक है, सिर्फ GS2, GS3, GS4, ठीक है, एसे एंड इंटरव्यू, हर जगह इसका फायदा मिलता है। इवन इन GS1, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो पर्सपेक्टिव स्टडी है वो पूरा मैच करता है पीएसआईआर के सिलेबस से। ठीक है, तो इससे कह सकते हैं कि कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो पीएसआईआर के कहीं आसपास भी बैठे इन टर्म्स ऑफ द कन्वर्जेंस इन जनरल स्टडीज। पीएसआईआर इज द सब्जेक्ट which converges highest in general study. Then, ठीक है, अभी हम देख रहे हैं, अभी स्टूडेंट का जो चॉइस है, वो स्टूडेंट का जो चॉइस है, अभी सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पीएसआईआर ऑप्शनल को रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि यहाँ बिग सेलिंग पॉइंट है, हाफ ऑफ जीएस को कवर कर लेता है। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ पेपर 1 ऑफ पीएसआईआर। जो पेपर 1 है, जहां थ्योरी, थॉट्स, आइडियोलॉजी पढ़ना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, ये क्या करता है? GS1 का नेशनलिज्म, वर्ल्ड वॉर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स को कवर कर लेता है। अगर GS1 आप पढ़ते हैं सिविल सर्विस के लिए, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, तो आपको GS1 में नेशनलिज्म, वर्ल्ड वॉर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, एंड दैट विल वेरी हेल्पफुल इन GS1 मॉडर्न इंडिया एंड मॉडर्न वर्ल्ड। देन GS2 कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, फेडरलिज्म, और भी बहुत सारे चीजें हैं, सोशल जस्टिस, ये सब फायदा करेगा। मतलब आप पीएसआईआर पढ़ेंगे और इसकी समझ आपको ऑटोमेटिक बनेगी। देन GS4 थिंकर्स, प्लेटो, कांट, रॉल्स थ्योरी, ये सारी चीजें किसमें पढ़ना है? एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में। सो दैट विल बी वंस अगेन वेरी हेल्पफुल। ये जो पीएसआईआर का पहला सेक्शन है, पहला पेपर में थ्योरी, थॉट्स, आइडियोलॉजी, इंडियन थिंकर्स एज वेल एज द इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें शामिल है। पीएसआईआर का दूसरा पेपर, पीएसआईआर 2 पेपर हैं, कोई भी ऑप्शनल पेपर 2 पेपर में होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट 2 पेपर में कैटेगराइज है। तो पहला पेपर का जो सिलेबस है पीएसआईआर का, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल इन GS1, GS2 एंड GS4। एंड पेपर 2 ऑफ पीएसआईआर ओवरलैप कर जाता है GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी, जो आपके जनरल स्टडीज में पढ़ना है, automatically be converted in general study 2 of international relation as well as the foreign policy. Moreover, आगे इसी पार्ट को अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आप देखिएगा इन GS3 इंटरनल सिक्योरिटी, और इंटरनल सिक्योरिटी को समझने के लिए पावर बैलेंस समझना बहुत जरूरी है। और आप यहां से पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में और उसका अप्लाइड एस्पेक्ट दोनों तरीके से समझ सकते हैं सिक्योरिटी को। जो इंटरनल सिक्योरिटी, सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सिक्योरिटी को जब आप कंपैरिजन करेंगे तब आप इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और यहाँ थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों इस सिलेबस का हिस्सा है। मोreover, every time there is one political essay being asked by the civil service examination, so you will be going to be benefited through the PSIR optional PSIR subjects on the essay as well. So essay, governance, democracy, global politics, international relation and all, यहाँ एक essay रहता ही रहता है, and definitely you will be benefited through this optional. And above all, interview
इंटरव्यू की प्रिपरेशन ओवरनाइट नहीं होती है। एक जिस तरीके से आपकी समझ बनती है, वेल एजुकेटेड पर्सन जैसे सोचता है, जैसे चीजों को बताता है, जैसे कैसे आपको चीजों को समझकर उस पर बातें करनी चाहिए, ये सारे इंसाइट डेवलप होता है डेफिनेटली थ्रू PSIR। सो दैट विल बी आल्सो वेरी हेल्पफुल इन इंटरव्यू। अब PSIR ऑप्शनल अगर आप रखते हैं तो इंटरव्यू की तैयारी भी आपकी साइड बाय साइड होती जा रही है, पार्टिकुलरली नॉलेज के फ्रंट पर। बाकी एक्सप्रेशन तो आपको लगातार आप उस पर करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, लेकिन एज फार एज नॉलेज आर रिक्वायर्ड, डेफिनेटली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्योंकि आपसे हर चीज, इंटरनल सिक्योरिटी पर बातें होती है, गवर्नेंस पर बातें होंगी, इंटरनेशनल रिलेशन, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, बायलैटरल रिलेशन, मल्टीलैटरल रिलेशन, इन सारे इश्यूज पर बातें होती हैं। एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज आपको एक इंसाइट देता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, एंड दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सो in nutshell you can say PSIR gives 250 marks directly in general studies. 250 means entire paper 2, entire GS paper 2 is covered by PSIR optional. So 250 is direct and 400 marks indirectly, that is 650 plus marks from PSIR optional itself, because एक ऐसे आपको मिलना ही मिलना है, मॉडर्न इंडिया का पार्ट आपको मिलना ही मिलना है, इंटरनल सिक्योरिटी मिलना ही मिलना है, एथिक्स के एरिया में कन्वर्जेंस है। तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ ऐसे और पेपर 1, पेपर 3, पेपर 4 मिला के 400 एंड पेपर 2, इंटायर पेपर 2 आपको PSIR ऑप्शनल से कवर हो जाता है। सो यहां से जब आप बात करेंगे तो अब अगला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमने बात किया था कि कोई भी सब्जेक्ट चुनने के लिए हमें ये समझना पड़ता है कि इसका जनरल स्टडीज में कन्वर्जेंस क्या है। सपोज करिए कि आप PSIR ऑप्शनल नहीं रखते हैं, तो उसके बावजूद आपको मॉडर्न इंडिया तो पढ़ना ही पड़ेगा, आपको पेपर 2, GS पेपर 2 का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, गवर्नेंस पढ़ना पड़ेगा, IR पढ़ना पड़ेगा, कुछ आपको वर्ल्ड हिस्ट्री या कुछ थ्योरी, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, ये सारी चीजें, आइडियोलॉजी का तो पढ़ना ही पड़ेगा, गांधी पर गांधीज्म तो पढ़ना ही पड़ेगा, मार्क्स पर मार्क्सिज्म तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप नहीं भी रखते हैं, इसके बावजूद 70% एरिया तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। 30% एरिया ही आपका बचता है जो अलग से आपको कवर करना पड़ता है, दैट विल बी थ्योरी, थॉट्स एंड आइडियोलॉजी। थ्योरी, थॉट्स एंड आइडियोलॉजी, दैट विल बी स्पेयर। अब पहला तो कन्वर्जेंस का पॉइंट हमने देखा, दूसरा पॉइंट स्कोरिंग ट्रेंड क्या है। एक और पॉइंट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द बेसिक मटेरियल्स लाइक एनसीईआरटी बुक्स एंड अदर बुक्स। PSIR इसमें इस क्राइटेरिया में भी बहुत फिट बैठता है। आपको एनसीईआरटी के बुक्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल हैं जिसको आप पढ़कर इसे बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, ट्रेंड, स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, याद रखिएगा। अभी तक आप देखेंगे, आपको एक केस स्टडी के हिसाब से हम लोग बात कर लेते हैं स्कोरिंग ट्रेंड। देखिए, PSIR consistently gives 270 to 320 scores to serious students। याद रखिएगा, 270 अगर आपको मिल जाता है किसी भी ऑप्शनल में, तो यहां से आपको बैक होने का कोई चांस नहीं है, आप सफल होंगे ही होंगे। योर सक्सेस इज गारंटीड। PSIR जो भी सीरियस स्टूडेंट है वो स्कोर करते हैं 270 टू 320 के आसपास। इसमें हम कई केस स्टडी आपको कर सकते हैं। देखिए, जागृति अवस्थी, प्रतिभा वर्मा, शुभम कुमार, इन सभी का PSIR ऑप्शनल रहा एंड ये टॉपर है, हमेशा लगातार टॉपर इवन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में, UPSC के एग्जाम में लगातार PSIR के बच्चे टॉप कर रहे हैं, स्टूडेंट्स टॉप कर रहे हैं। मोreover इसमें कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, वो बच्चे यहां ज्यादा स्कोर करते हैं दोज हु आर
नॉन पीएसआईआर, नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के। कुछ दूसरे सब्जेक्ट उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ा है और उसके बाद पीएसआईआर ऑप्शनल रखकर वो बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं। न केवल बेहतरीन ही नहीं कर रहे हैं, उन्हें एक अच्छा रैंक मिल रहा है, सीधे सीधे अपने जो डिमांड कर रहे हैं जिस पोस्ट के लिए, आईएएस तो आईएएस बन रहे हैं, जो पोस्ट मांग रहे हैं उन्हें मिल रहा है। इवन आप देख सकते हैं एवरेज स्टूडेंट स्कोर्स वेल ड्यू टू प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस एक ट्रेंड को फॉलो करता है, जहां कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है और ट्रेंड को जो सब्जेक्ट फॉलो करता है वहां पर स्कोर करने का चांस बहुत ही बेहतरीन होता है। मोरोवर, इसलिए दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पीएसआईआर फैक्चुअल नहीं है, यहां पर इंटरप्रेटिव होना जरूरी है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर एक बार हो जाती है तो आप कम लिखकर भी बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। इवन 60% भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ लिखते हैं, देन इवन दो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पीएसआईआर एक बेहतरीन सब्जेक्ट है। लॉजिकली हम लोग कह सकते हैं, किसी तरह के विदाउट एनी प्रीजुडिस कि पॉलिटिकल साइंस सबसे बेहतर है, इसका इंपिरिकल प्रूफ है। यू कैन कोरिलेट द थिंग्स बाय द कंपैरिजन ऑफ द जनरल स्टडीज पेपर एज वेल एज द पीएसआईआर पेपर। तो अब आइए थोड़ी सी बात करते हैं सिलेबस। सिलेबस में क्या है, यहां देखिए दो पेपर है। पेपर 1 का जो सिलेबस है पीएसआईआर का, उसमें पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स है। पेपर 1 को दो सेक्शन में बांटा गया है। पेपर 1 का पहला सेक्शन की बात करें, फर्स्ट सेक्शन ए की बात कर ले तो यहाँ पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स इस पेपर में है। क्या है पॉलिटिकल थ्योरी, एक तो इसकी मीनिंग कुछ कही जाती है, थ्योरीज ऑफ स्टेट पढ़ना है, लिबरल स्टेट क्या होता है, न्यू लिबरल क्या होता है, मार्क्सिस्ट, प्लुरलिस्ट, पोस्ट, ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल एंड फेमिनिस्ट डेफिनेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है स्टेट का। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा मार्क्सिस्ट अप्रोच एंड लिबरल अप्रोच आप ऐसे भी समझते रहते हैं, बहुत सारे टॉपिक को समझने में इसका काम आता है। देन जस्टिस, जस्टिस आप पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जस्टिस एग्जैक्टली होता क्या है, इसका क्या कंसेप्शन है जस्टिस का, इसके रेफरेंस देना होगा। रॉल्स थ्योरी यहां पढ़ना है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, एंड इसका कॉमेंटेरियन क्रिटिक्स क्या है ये यहां देखना है। एक टॉपिक है यहाँ इक्वलिटी, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन इक्वलिटी एंड फ्रीडम। इक्वलिटी एंड फ्रीडम होता क्या है, कई जगह आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका इस्तेमाल होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लेकिन ये फ्रीडम और इक्वलिटी होता क्या है। इसी तरह से फ्रीडम और लिबर्टी में क्या डिफरेंस है, आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में फ्रीडम कहा गया है, आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है, वहां पर लिबर्टी शब्द यूज हुआ है। तो लिबर्टी और फ्रीडम दोनों एक ही चीज है या कुछ डिफरेंस है, इस डिफरेंस को, इस बेसिक डिफरेंस को यहाँ आप समझेंगे। इसके बाद राइट्स और ड्यूटी क्या होता है, राइट का मीनिंग क्या है, राइट का थ्योरीज क्या है, और अलग अलग तरह के कौन कौन से राइट्स हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट क्या है, और कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट, ये ह्यूमन राइट्स हमेशा याद रखिएगा एक बेसिस बनता है। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स उस न्यूज़पेपर में देखने के लिए मिलता है। डेमोक्रेसी, सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर में देखे जाने वाला, पढ़े जाने वाला शब्द, डेमोक्रेसी कभी खतरे में है, डेमोक्रेसी कभी खतरे में है, डेमोक्रेसी को बचाना है, डेमोक्रेसी को प्रैक्टिकल बनाना है। लेकिन ये सब कुछ तब बात होगी जब ये जानेंगे एक्जेक्टली व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है क्या, क्लासिकल एंड कंटेम्पोररी थ्योरीज क्या है इसके, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी है क्या, रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटरी, डेलिबरेटिव, ये इतने तरह के डेमोक्रेसी है। भारत में आखिर में कौन सा डेमोक्रेसी है, यूएसए में कौन सा डेमोक्रेसी है, इस सिस्टम को आपको समझना होगा। इसी तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, आप लगातार बात करते हैं कि विच कंट्री इज द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड, कौन सा, किसके पास ज्यादा पावर है। आप देखते हैं कई बार टेंशन वर्ल्ड लेवल पर देखने के लिए मिलता है, कहीं वार्स हो रहा है, कहीं डिप्लोमेसी चल रही है, किसी दो देश
किसी मुद्दे पर डिफरेंट कैंप में आ जाते हैं। तो यहां समझना होगा कि पावर है क्या, हेजीमनी किसे कहते हैं, आइडियोलॉजी एंड लेजिटिमेसी क्या होता है। इसी तरह से पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, गांधीज्म एंड फेमिनिज्म, ये देखिए ये सीधे सीधे ये आइडियोलॉजीज हैं, और इस आइडियोलॉजीज को आपकी जरूरत है वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को समझने में। और इस यहाँ पर अगर आप पीएसआईआर न भी पढ़े तो लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, गांधीज्म, फेमिनिज्म आपको जानना ही होगा, यहाँ आपको समय देना पड़ेगा। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल गांधी, अभी गांधी बहुत चर्चा में है, गांधी जी का नाम चर्चा में है। मनरेगा आपने सुना था, मनरेगा का नाम अभी बदला गया है। तो पहले आखिर गांधी की फिलॉसफी थी क्या, गांधी क्या सोचते थे आप, गांधी गांधी का पॉलिटिकल समझ क्या थी, गांधी का इकोनॉमिक इकोनॉमिक फिलॉसफी क्या था, सोशल फिलॉसफी क्या था, क्या चाहते थे। ठीक है, तो इस तरह की बातें। देन इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, बहुत बेहतरीन। इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में आपको आपको एंशिएंट इंडिया जब आप पढ़ते हैं तो वहां से समझ में आता है धर्मशास्त्र ट्रेडिशन, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, बौद्ध धर्म से रिलेटेड कौन कौन सी परंपराएं हैं, इसको समझना है। सर सैयद अहमद खान, श्री अरविंदो घोष, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, एम एन रॉय, इनके बारे में यहाँ समझना है। एंड लगातार आप देखेंगे जनरल स्टडीज में भी इस पर क्वेश्चन। देन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट लाइक प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, मैकियावेली की वही मैकियावेली जिसकी कंपैरिजन किससे की जाती है, कौटिल्य से। कौटिल्य को कहा जाता है कि इंडियन मैकियावेली है। इंडियन मैकियावेली किसको, कौटिल्य को कहा जाता है। हिस्ट्री में आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। ठीक है, मोरओवर यहां देखिएगा हॉब्स, लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल, इन लोगों ने क्या दिया, थ्योरी ऑफ स्टेट देने की कोशिश की है। स्टेट कैसे, स्टेट का कैसे ओरिजिन हुआ, स्टेट कैसे आया, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ग्राम्सी है, अन्ना अरेंट है, ये सारे लोग। तो इस तरीके से आपने देखा कि 10 टॉपिक पढ़ने हैं सेक्शन ए में। तो 10 टॉपिक बहुत ही सामान्य टॉपिक जिसको समझना बहुत जरूरी है आपको सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में, जो जनरल स्टडीज के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। देन आप इसका सेक्शन सेक्शन बी देखेंगे तो सेक्शन बी में इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, जहां पर दो पार्ट है, एक तो इंडियन नेशनलिज्म का है और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन का एरिया है। इंडियन नेशनलिज्म में पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल को समझना है कि उसमें क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाई गई थी। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो मास सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, मिलिटेंट एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, peasant and workers movements, and workforce which reflects gender balance and women candidates are encouraged to apply। इन सारी चीजों को समझाने की कोशिश की गई है। बेसिकली ये फ्रीडम स्ट्रगल इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट है। मॉडर्न इंडिया को और बेहतर समझने में ये क्या करेगा, हेल्पफुल होगा। दूसरी बात, अभी तक जब आप सिंपल पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया तो आपको ये नहीं समझ में आता है कि मॉडर्न इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है, कि किस किस नजरिए से मॉडर्न इंडिया को देखा जाए। तो पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, लिबरल क्या सोचते हैं, सोशलिस्ट क्या सोचते हैं, मार्क्सिस्ट क्या सोचते हैं, रेडिकल ह्यूमनिस्ट क्या सोचते हैं, और दलित पर्सपेक्टिव से मॉडर्न इंडिया को कैसे समझा जाए, इंडियन नेशनल मूवमेंट को कैसे समझा जाए। तो बहुत सारे डायमेंशंस खुलते हैं आपको मॉडर्न इंडिया को समझने के लिए पॉलिटिकल साइंस से। देन मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान बना कैसा, लिगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल जो 1773 के एक्ट से शुरू होता है और 1935 के एक्ट तक आप लगातार देखेंगे कि कैसे 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 एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार होता है गवर्नेंस का या एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया में। तो यहाँ ये देखेंगे डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड अमेंडमेंट प्रोसीजर्स, जुडिशियल रिव्यू एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, केशवानंद भारती केस, जिसको लगातार आप समझते हैं। इसी तरह से प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का आप देखेंगे क्या क्या पार्ट है, और उस रोल एंड एक्चुअल वर्किंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड सुप्रीम कोर्ट।
एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जो संसद क्या बनाती है, कानून बनाएगी, एग्जीक्यूटिव उसे लागू करेगी और सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी उसे क्या करेगी, उसकी लीगलिटी को जांचेगी। तो ये सारी बातें। देन प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट को भी पढ़ना है। देन ग्रास रूट डेमोक्रेसी लाइक पंचायती राज एंड म्युनिसिपल गवर्नमेंट लाइक लोकल गवर्नमेंट्स आपको पढ़ना है, जनरल स्टडीज में भी पढ़ना है। और लगातार 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर क्वेश्चन आपको आते हैं। यहां देखिए स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस, ये दोनों जगह है, गवर्नेंस में भी पढ़ना है और यहां भी देखिए जीएस में भी पढ़ना है, जनरल स्टडीज के गवर्नेंस में पढ़ना है, पीएसआईआर में ये सब्जेक्ट है कि स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस, कमीशंस लाइक इलेक्शन कमीशन, सीएजी, फाइनेंस कमीशन। मोरओवर आप देखेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एंड नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन, जो आजकल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया है। नाउ एक टॉपिक है फेडरलिज्म, लगातार देखिए क्वेश्चन इस पर पूछा जा रहा है, सेंटर स्टेट रिलेशन पर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जनरल स्टडीज में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंड पीएसआईआर में स्पष्ट इसको लिख दिया गया है सिलेबस में, यूपीएससी ने मेंशन कर दिया है। फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, चेंजिंग नेचर ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस, पार्टिकुलरली आफ्टर जीएसटी। जीएसटी के बाद कैसे सेंटर और स्टेट का रिलेशन बदल रहा है, यहाँ पूरी तरह से ये देखिए, सिलेबस तो पहले बन गया है जीएसटी से पहले, लेकिन फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, चेंजिंग नेचर ऑफ द सेंटर स्टेट रिलेशंस है और इस चेंज को आगे बढ़ाने में जीएसटी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। नीति आयोग का एक बहुत बड़ा यहाँ रोल है। इस तरीके से देन प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेहरूवियन मॉडल, गांधीयन पर्सपेक्टिव, रोल ऑफ प्लानिंग इन पब्लिक सेक्टर, ग्रीन रेवोल्यूशन, these all are लैंड रिफॉर्म्स एंड एग्रेरियन रिलेशन, लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखिए इकोनॉमी का टॉपिक है ये। देन कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, पार्टी सिस्टम, नेशनल पार्टी किसको कहते हैं, रीजनल पार्टी किसको कहते हैं, व्हाट इज द क्राइटेरिया। देन प्रेशर ग्रुप्स, किस तरह से सरकार पर प्रेशर का काम करता है प्रेशर ग्रुप, और अपने बात को मनवाकर ग्रुप की भलाई के लिए कानून बनवाता है, उसके लिए स्कीम्स बनवाता है। मोरओवर सोशल मूवमेंट भी है, सिविल लिबर्टीज, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स, वीमेन मूवमेंट, इन्वायरमेंटलिस्ट मूवमेंट्स, ये सारे पार्ट हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट सेक्शन में 10 टॉपिक्स, सेकंड में 11 टॉपिक, इस तरीके से कुल 21 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं एंड इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और मोरओवर जनरल स्टडी के सिलेबस, ऑप्शनल पेपर पीएसआईआर के सिलेबस में बहुत सारा ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग देखने में तो सिलेबस आपको लगता है कि इस तरह की बातें हैं, लेकिन एक टॉपिक फिर आगे जाके दूसरे जगह भी रिपीट हो जाता है। तो इस तरीके से सिलेबस का कवर करने का एक लोड है वो आप पर कम हो जाता है। मोरओवर पेपर 2 का सेक्शन 1 की बात करेंगे तो पेपर 2 में सेक्शन ए है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी पॉलिटिकल एनालिसिस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर बात की गई है, दैट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थियरी यहां पढ़ना है। दूसरा है स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। इसका तीसरा टॉपिक जो है पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, ये देखना है। देन ग्लोबलाइजेशन, पार्टिकुलरली रिस्पॉन्स फ्रॉम डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग सोसाइटीज, किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का रिस्पॉन्स है अलग अलग सोसाइटीज। मोरओवर अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ने के लिए कौन सा अप्रोच, कौन सा मेथोडोलॉजी, कौन सा इंक्वायरी, किस तरह के क्वेश्चन उठाएं, किस तरीके से उसको डिस्कशन करें, क्वेरी क्या होना चाहिए। तो अप्रोच क्या है, अप्रोच का मतलब होता है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए क्या रीजन, क्या लॉजिक, क्या इंक्वायरीज, ठीक है, करना है यहाँ। ठीक है, आइडियलिस्ट, रियलिस्ट, मार्क्सिस्ट, फंक्शनिस्ट एज वेल एज सिस्टम थ्योरी यहाँ पढ़ना है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है की कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन लाइक नेशनल इंटरेस्ट। जब आईआर पढ़ते हैं तो उसमें नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है,
इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट से बाहर बात करे। तो सब इंटरेस्ट, सभी देशों का अलग अलग नेशनल इंटरेस्ट होते हैं और सभी देश अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। हमारा देश इंडिया, इंडिया भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को कहीं रखता है और उसके आधार पर रिलेशन बनते हैं। देन security and power, balance of power and government strives to have workforce which reflects gender balance and women. Then सेवेंथ टॉपिक है चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल ऑर्डर। आजकल पॉलिटिकल ऑर्डर में बदलाव आ रहा है। तो कैसे कैसे ये बदलाव आ रहा है, जैसे राइज ऑफ सुपर पावर लाइक स्ट्रेटेजिक एंड आइडियोलॉजिकल बायोपोलरिटी। अगर दो पावर है वर्ल्ड में तो इसको बायोपोलरिटी कहते हैं। देन याद रखिएगा, धीरे धीरे ये जो ऑर्डर है, सुपर पावर है, इनके पास आर्म्स, रेस एंड कोल्ड वार, न्यूक्लियर थ्रेट, ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं पावर बैलेंस को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। देन नॉन अलाइनमेंट, अलाइन मूवमेंट्स, कि हम ग्रुपिंग नहीं करेंगे। एक डेवलपिंग कंट्री, खासकर इंडिया ने इनिशिएटिव किया था, इंडिया भी उसमें था, नॉन अलाइनमेंट में अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसमें हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने जो उस समय इस तरह का कॉन्सेप्ट रखा, जब पूरा संसार दो भागों में बट रहा था, एक तरफ यूएसएसआर था और दूसरे तरफ यूएसए था और उसके लीडरशिप में कैपिटलिस्ट कंट्री थे। तो ऐसी स्थिति में लग रहा था कि पूरा वर्ल्ड दो भागों में बट रहा है और तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे पर खड़ा है। ऐसी स्थिति में जो नए नए इंडिपेंडेंट हुए थे कंट्री, उन्हें लग रहा था कि अगर ऐसी सिचुएशन बनेगी तो उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, पीसफुल कंडीशन में ही, इन्वायरमेंट में उनका डेवलपमेंट हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री थे, थर्ड वर्ल्ड मींस फर्स्ट वर्ल्ड यूएसए वाला एरिया, सेकेंड वर्ल्ड यूरोप वाला एरिया, थर्ड वर्ल्ड अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया वाला क्षेत्र थर्ड वर्ल्ड है। वहां के कंट्री अभी अभी आजाद हुए थे, किनसे, यूरोपियन कंट्री के कॉलोनी के रूप में वो थे। तो इन्हें ज्यादा तेजी से विकास करने की जरूरत थी और डेवलपमेंट कब होगा, पीसफुल कंडीशन में होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप ने सोचा कि हमें किसी ग्रुप में शामिल नहीं होना है, हमें नॉन अलाइंड बनाना है, ठीक है, निर्गुट रहकर काम करना है। देन सोवियत यूनियन का विघटन होना और यूनिपोलरिटी एंड अमेरिकन हेजीमनी, इसे कहते हैं कि एक एक छत्र, एक ध्रुवीय शक्ति के रूप में अमेरिका आया। अमेरिका की हेजीमनी, अमेरिकन दादागिरी कहते हैं, कि उससे ज्यादा पावरफुल अब सोवियत यूनियन के विघटन के बाद कोई नहीं रहा। हालांकि इस पर काउंटर भी किया जाता है। यही हम लोग जब ये पढ़ेंगे तो यहाँ समझेंगे कि कुछ ऐसे भी मत आते हैं कि नहीं नहीं, अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड के रूप में कन्वर्ट हो गया। सो रेलेवेंस ऑफ द नॉन अलाइनमेंट्स इन द कंटेम्पोररी वर्ल्ड, ये भी यहाँ देखने की जरूरत है। देन इवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, लाइक याद रखिएगा डब्ल्यूटीओ का बनना, वर्ल्ड बैंक का बनना, आईएमएफ का बनना, ये सारी, यूनाइटेड नेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। देन रीजनलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, देन कंटेम्पोररी ग्लोबल कंसर्न, काफी करंट इशू, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ये सारे करंट टॉपिक है सेक्शन ए। यहाँ एक सेक्शन बी है जो सेकंड पेपर में है, वो पूरी तरह से इंडिया का फॉरेन पॉलिसी है, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, इंडिया इन द साउथ एशिया है, रीजनल कोऑपरेशन है, साउथ एशियन एज अ फ्री ट्रेड। देन लुकिस्ट पॉलिसी पढ़ना है, इम्पेडिमेंट्स ऑफ द रीजनल कोऑपरेशन, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स पढ़ना है, देन बॉर्डर डिस्प्यूट्स पढ़ना है, इंडिया इन द ग्लोबल साउथ, देन इंडिया इन द ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर। याद रखिएगा रिवर वाटर डिस्प्यूट्स दो देशों के बीच में अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा है, ऑपरेशन सिंदूर, जो आपके यहाँ पहलगाम हमला हुआ था, उसके बाद कहा गया था कि हम सिंधु जल समझौता, जो बायलैटरल ट्रीटी है पाकिस्तान और इंडिया का, उसको हम क्या कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। तो यहाँ इस मुद्दे को यहाँ आप देखेंगे, करंट से इसे समझने की कोशिश करेंगे। देन 6 इंडिया इन द यूएन सिस्टम है, देन इंडिया इन द न्यूक्लियर क्वेश्चंस है, देन रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी,
करंट से रिलेटेड यहाँ एरिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉपिक है और 11 कुल मिलाकर 19 टॉपिक है, यानी 40 के आसपास पूरे पीएसआईआर का टॉपिक है पेपर 1 और पेपर 2 को। अगर पूरी तरह से सिलेबस को ब्रेक करें तो आप देखेंगे कि पेपर 1 में इंडियन पॉलिटिक्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ना है, जहां प्लेटो, अंबेडकर, स्टेट राइट्स, इक्वलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, जुडिशरी पढ़ना है। एंड पेपर 2 की बात करें तो यू कैन सी इंटरनेशनल रिलेशन इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, जहां आयर के थ्योरीज पढ़ने हैं, इंडिया चाइना, इंडिया यूएस, यूएन वर्ल्ड ऑर्डर, ग्लोबलाइजेशन, ये सारे एरिया पढ़ना है। इट मींस सिलेबस देखने से आप कह सकते हैं कि ऑल टॉपिक्स आर लॉजिकल, अंडरस्टैंडेबल एंड कैन बी मास्टर विथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सभी टॉपिक को आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी के थ्रू समझ जाएंगे। यहाँ कोई मेमोरी बेस्ड चीजें नहीं होगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी की यहाँ जरूरत पड़ेगी और उसको करंट अफेयर से अगर इक्वेट कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी वेरी वेरी बेटर कंडीशन इन ऑप्शनल पेपर। अब तो ये सिलेबस के बाद जरा ये समझेंगे कि इनके क्वेश्चन का क्या पैटर्न है। क्वेश्चन आप देखेंगे, हमने एक क्वेश्चन लिया है, हमने लिया है ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन। यहां पर याद रखिएगा पेपर 1 की बात करेंगे जिसमें 2 सेक्शन है। देखिए पेपर 1 में सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दोनों से मिलाकर आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ठीक है, दोनों सेक्शन से मिला के आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। आपको बात अगर हम करें तो टोटल क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन ऐसे समझिए कि ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीएसआईआर, सपोज करिए पेपर 1 फर्स्ट पेपर में एक होगा सेक्शन ए जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 4 होगा। देन सेक्शन बी, यहां भी क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 होगा। याद रखिएगा यहां पर नंबर क्या रहेगा, ये नंबर चेंज कर सकते हैं आप, नंबर होगा 5, 6, 7 एंड 8। याद रखिएगा इन दोनों सेक्शन का पहला क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन 1 है, इसका पहला क्वेश्चन 5 है, दैट विल बी कंपल्सरी। ये सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। याद रखिएगा इस दोनों में से फर्स्ट एंड 5 आर कंपल्सरी, ये कंपल्सरी है। पहला और 5वां क्वेश्चन कंपल्सरी रहता है और बाकी 3 क्वेश्चन का जवाब और देना है। 5 क्वेश्चन का टोटल जवाब देना है, 3 क्वेश्चन, यानी किसी एक से एनी सेक्शन 1, कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 2, तो एनी सेक्शन से 1 और 2 का आंसर देना होगा। मिनिमम 1 तो देना ही देना है, मैक्सिमम 2 का देना है। अगर आपने सेक्शन 1 से एक क्वेश्चन दिया कंपल्सरी छोड़कर, तो सेक्शन बी से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 2 कंपल्सरी मिला के 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देने होते हैं। तो 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को 50 मार्क्स ईच रखा गया है, यानी 250 मार्क्स। यही बात सेम थिंग पेपर 2 में भी है, पेपर 2 में भी यही है। इसमें भी सेक्शन ए है जिसमें 1, 2, 3, 4 एंड सेक्शन बी है 5, 6, 7, 8। तो याद रखिएगा 1 एंड 5 आर कंपल्सरी इन बोथ पेपर। पहला पेपर का 1 एंड 5, दूसरे पेपर का 1 एंड 5 कंपल्सरी है। उसके बाद
इन दोनों सेक्शन में से इन कंपल्सरी को छोड़कर 3 क्वेश्चन का आंसर और देना है। 3 क्वेश्चन में अगर एक यहां से देते हैं तो 2 यहां से दें, 2 यहां से दें तो 1 यहां से देंगे, यानी सारे एक सेक्शन से नहीं होने चाहिए क्वेश्चन। तो मैक्सिमम 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन का वेटेज कितना है, 50 मार्क्स का है। टोटल कितना देना है, 5 क्वेश्चन। आपको आंसर कितने का देना है, 5 क्वेश्चन इंटू 50 मार्क्स, 250। पेपर 1, देन पेपर 2, once again 5 क्वेश्चन इंटू 50 इक्वल टू 250। लेकिन क्वेश्चंस जो आते हैं वो फ्लैट 1 क्वेश्चन नहीं रहता है, याद रखिएगा। यहाँ ये क्वेश्चन जो होता है ये फ्लैट 1 नहीं रहता है। सपोज करिए कि पेपर 1 हमने लिया, पेपर 1 का पहला क्वेश्चन, पेपर 1 का सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन में ए बी सी डी ई इतना रहेगा, 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 एंड 10 मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का। दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या होगा, ए बी सी एक होगा 20 मार्क्स का और 2 होंगे 15 और 15 का, तो ये कितने हो गए, 50 मार्क्स। क्वेश्चन 3 भी यही रहेगा। क्वेश्चन 3 में भी ए बी सी 20 15 15। फोर्थ भी क्या होगा, ए बी सी दैट इज 15 20 15 एंड 15। क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी अब आएगा। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज कंपल्सरी, तो इसमें भी अब 5 होंगे, ए बी सी डी ई। तो ये कितने होंगे, 10 इंटू 5 इक्वल टू 1 सेकेंड 50, कंपल्सरी है। छठा भी वही होगा, ए बी सी 20 15 15। सेवेंथ ए 20 बी 15 सी 15। एथ ए इक्वल टू 20 बी इक्वल टू 15 सी इक्वल टू 15। ये जो प्रोसेस है ये दोनों पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 में सेम प्रोसेस विल बी फॉलो फ्रॉम 1 to 8 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 5 छोटे छोटे और 5 इधर छोटे छोटे, 10 क्वेश्चन, 10 तो फिक्स हो गए। फिर अगर 2 यहां से लेते हैं तो 6 और 1 उधर से लेते हैं 3, 9 और 10, 19 डिफरेंट एरिया को लिखना होगा हर पेपर में। तो ये आप देखेंगे कि इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। अब आप देखिए 10 इंटू 5, सेम पैटर्न आप देख लीजिए, ए बी, आप यहां देखिए ए बी, फिर देखिए सी डी ई तक 10 इंटू 5 हो गया इक्वल टू 50 हो गया। अब फिर देखिए यहां 2 का ए, 2 का ए बी और सी देखिए 15 15 एंड 15 और पहला वाला 20 नंबर का। इसी तरह से सब में देखते चले जाइए, सेम पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। सेम सी 4A 20 नंबर, बी 15 मार्क्स, सी 15 मार्क्स। तो आपको ऐसे ही ऑप्ट करना है। फिर देखिए सेक्शन बी में वही फिर 5 क्वेश्चन, ये सेम पैटर्न आप देख सकते हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों में। पेपर 2 में भी सेम पैटर्न आपको फॉलो कराया जाता है। तो इस तरीके से जो हमने बात की, क्वेश्चन जो भी पूछे जा रहे हैं काफी फ्लैट क्वेश्चन है और क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं पूछा जा रहा है यहाँ से। अब आइए देखिए अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, सेम पैटर्न देखिए, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 10 इंटू 5 50, तो ई तक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहां देखिए ए बी सी 20 15 15, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है।
तीसरा में भी देखिए एबीसी, चौथा में भी देखिए एबीसी। नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 10 इंटू दिस। पहला पांचवा क्वेश्चन यहां भी कंपलसरी है, तो देखिए ये भी 50 मार्क्स का है, पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, यहां छठा क्वेश्चन में देखिए एबीसी, एबीसी में यहां भी 20 मार्क्स, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स। सातवां क्वेश्चन भी ऐसे ही एबीसी, आठवां क्वेश्चन भी इसी तरीके से। तो सेम पैटर्न, देयर इज नो चेंज इन द पैटर्न इन अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द सिविल सर्विस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पेपर 2 में भी सेम पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, इस तरीके से आप देखेंगे कि कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमने सिलेबस देख लिया, क्वेश्चन का पैटर्न देख लिया, क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं पूछा जा रहा है। अब हम बात करेंगे क्लास स्टडी स्ट्रेटजी। अगर हम यहां पढ़ते हैं तो व्हाट विल बी द स्ट्रेटजी ऑफ द आईबीई कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, 4 से 5 महीने का एक प्लान होगा। पहले महीने में हम इंडियन पॉलिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे, दूसरे में वेस्टर्न थिंकर्स एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे, तीसरे महीने में आईआर थ्योरीज, इंडिया फॉरेन पॉलिसी, और चौथे महीने में रिवीजन, आंसर राइटिंग एंड मॉडल आंसर पर बात करेंगे। देन कंफर्टेबली पीएसआईआर विल बी कंप्लीट इन 4 मंथ्स। थोड़ा भी अगर और इधर उधर करते हैं, थोड़ा उसमें गैप करते हैं, तो 4.5 मंथ्स इज एनफ। देन इस तरीके से आप देखेंगे कि पीएसआर इज नॉट वास्ट, बहुत ही अप्लाइड टॉपिक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है, वास्ट नहीं है, सिस्टमेटिक है। करेक्ट गाइडेंस अगर होगा तो आप हर हाल में 120 डेज में कवर कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। देखिए आपके बहुत सारे कुछ पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं, आपके कॉमन फियर्स होते हैं, कहते हैं कि क्या पीएसआईआर स्कोरिंग है। दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन। यस, conceptual subject always score better. This is my answer. Then is PSIR very theoretical? ये एक प्रैक्टिकल है when connected with the current affairs. Current affairs से समझिएगा, जैसे हमने कहा कि वाटर डिस्प्यूट दो देशों का थ्योरी है, क्या है उसमें कैसे देखा जाता है, लेकिन करंट अफेयर से देखें कि इस डिस्प्यूट का क्या आधार है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया सिंधु सिंधु इंडस रिवर वाटर ट्रीटी। देन क्या कोचिंग जरूरी है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। इज कोचिंग रिक्वायर्ड, नॉट मैंडेटरी। मैं कह रहा हूं कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बट स्ट्रक्चरल एंड मेंटरिंग सेव 6 मंथ्स। आप जो अकेले बिना कोचिंग के 8 से 9 महीने लगाएंगे, 10 महीने भी लगा सकते हैं, आप 4 महीने में इसको कवर कर सकते हैं एक मेंटर और कोचिंग की मदद से। अनदर क्वेश्चन, पीएसआईआर, इज पीएसआईआर गुड फॉर नॉन पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स? यस, इसका आंसर आप देख सकते हैं 70% पीएसआईआर टॉपर्स आर फ्रॉम साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ पीएसआईआर। बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है और आप बहुत ही अच्छा यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कोई भी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। मैं दूसरे तरीके से कहूं तो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स और ज्यादा बेहतर कर रहे हैं, वो 300 से 300 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हैं और वो सिविल सर्वेंट बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस तरीके से पीएसआईआर एक बेहतरीन ऑप्शनल है। और आज के डेट में सबसे डिमांड, आप सोशल मीडिया से लेके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि सबसे पॉपुलर डिमांड स्टूडेंट्स के बीच है पीएसआईआर। क्यों? क्योंकि इनका सबसे ज्यादा कन्वर्जेंस है जीएस पेपर्स में, एसे में, इंटरव्यू में। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ कंसेप्चुअल है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं, समझते हैं, करंट इशू से जोड़ते हैं, तो दैट विल बी वेरी गुड ऑप्शनल। और आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल न्यूज रहता है। जो भी चीजें आप न्यूज़पेपर में बड़े लेवल पर देखते हैं, कहीं ना कहीं उसका पॉलिटिकल साइंस से रिलेशन है, पीएसआईआर से रिलेशन है। आप देखिए यहाँ आंसर राइटिंग
एक बहुत बड़ा गेम चेंजर के रूप में है। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, इसमें छोटे क्वेश्चन में एक इंट्रो लीजिए, बॉडी बनाइए और कंक्लूजन लिखिए। एक एग्जांपल लेते हैं, इंडिया यूएस टाइज आर रूटेड इन शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यू। एक दूसरे का शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यू यानी दोनों का कंसर्न, दोनों का जो हित है वो कहीं ना कहीं एक साथ मिलते हैं। जैसे याद रखिएगा, कहता है कि क्वेश्चन करता है इंडिया यूएस टाइज आर रूटेड इन शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज बट शेप्ड बाय स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। शेयर्ड वैल्यू तो है, लेकिन एक रणनीतिक साझेदारी के वजह से, एक स्ट्रेटेजिक हित की वजह से ये क्या होता है, तय होता है। ऐसे चीजों में आप इनके डिफेंस में साझेदारी क्या है, ट्रेड में क्या है, टेक्नोलॉजी में क्या है, ग्लोबल लेवल पर क्या है, और कंक्लूजन में बताइए बोथ नेशन आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स नेविगेटिंग अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो देख लीजिए, आप सारे डिफेंस में इनकी साझेदारी है उस पर बताइए, ट्रेड में है वो बताइए, टेक्नोलॉजी में है वो बताइए, ग्लोबल लेवल पर वो बताइए, कंक्लूजन बता दीजिए। तो आप बहुत आसानी से इन चीजों को लिख सकते हैं अगर आपको फॉर्मेट बना के बताया जाए तो। फाइनली हम कह सकते हैं कि पीएसआईआर मैक्सिमम रिटर्न दे सकता है और आपको इंटरव्यू के लिए आपको एक ऑटोमेटिकली तैयार करा सकता है। इस तरीके से आप अगर आईबी इंस्टीट्यूट से जुड़कर पीएसआईआर की तैयारी करते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं और आप भी निश्चित रूप से पीएसआईआर का फायदा उठाकर जनरल स्टडीज और ऐसे इंटरव्यू सबको एक साथ बेहतरीन तरीके से मैनेज करके अपने सक्सेस को मेटेरियलाइज कर सकते हैं। यू कैन अचीव योर गोल थ्रू दिस। तो इस तरीके से आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं और आप यहाँ का मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ के डेमो क्लास अटेंड, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़िए और जुड़कर इसका फायदा उठाइए, क्वेश्चन पूछिए, क्वेरी करिए और फाइनली आप डेमो क्लास अटेंड करिए, डेमो क्लास में जुड़िए, चीजों को समझिए, अपनी क्वेरी को सेटिस्फाई करिए एंड देन फाइनली अपने गोल को मेटेरियलाइज करिए, सक्सेस को प्राप्त करिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द पीएसआईआर ऑप्शनल्स। तो आगे हम उम्मीद करते हैं कि मिलेंगे क्लास में और क्लास में डेमो क्लास में इसे और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।